हेलो एवरीवन। आज हमारे पास कई सवाल हैं जिनमें से बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में डिकोड करेंगे और कई ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर मैं आपके पर्सपेक्टिव पर छोड़ता हूं और उस सारे सवालों का जवाब और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। तो बिहार इलेक्शन का फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो इस बिहार इलेक्शन 2025 में जो 3 मेन पिलर्स है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद है माइग्रेशन। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टोटल वोट थे 243। 243 वोट में से जो अभी वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज की वो हुई थी 121 सीट पर वोट हुई है। इतने सीट्स पर वोट हो चुकी है। लेकिन ये जो चीज जो हुई है जो इलेक्शन कमीशन को भी हैरान कर रहा है वो ये है कि पिछले साल से ये लगभग 13% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो टोटल 243 सीट्स था जिसमें से 121 सीट पे वोटिंग हुई है और हर बार से 13% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो टोटल परसेंटेज में वोटिंग हो गई है 64.66% की वोटिंग हो चुकी है पहले फेज में। पहले फेज में इतनी वोटिंग हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें 1952 में जब बिहार में पहली बार इलेक्शन हुआ था तो 1952 में जो बिहार गवर्नमेंट बनी थी, बेसिकली बिहार में जो गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 42% का। टोटल ये डेटा था 42% का। और 2000 में जो रामविलास पासवान और लालू यादव के बीच में जो गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम पर भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 62.57%। 52.57% का ये परसेंटेज रेट था, वोटिंग का रेट था 2000 में भी। लेकिन 2025 में इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये 13% के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंप को लाया है। ये जो 13% का जो फैक्टर है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ये 13% वोट किस पार्टी को जा रहा है। क्या ये जन स्वराज को जा रहा है या एनडीए को जा रहा है या फिर ये जा रहा है महागठबंधन को। ये किसको जा रहा है यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मैंने 3 पिलर लिखे हैं, एजुकेशन लिखा है, एम्प्लॉयमेंट लिखा है, माइग्रेशन लिखा है। और बिहार में जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी जो है नीतीश कुमार की जो मेन जो पॉलिटिक्स रही है आज तक जो हमने देखा है वो वुमेन सेंट्रिक पॉलिटिक्स उन्होंने किया है। महिला केंद्रित पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने किया है जिसमें सबसे पहले उनकी पॉलिटिक्स का मेन जो सेंटर है वो वुमेन रही है। इसमें इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक क्या किया कि सीएम रोजगार योजना से 1 करोड़ महिलाओं को सीएम रोजगार योजना से नीतीश कुमार ने 1 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। ये नीतीश कुमार ने किया है और ये किया है अक्टूबर में। अब इसका क्या फायदा उनको मिलता है ये तो देखना पड़ेगा। तो ये अक्टूबर में नीतीश कुमार ने ये काम किया। और देखने की वाली बात यह है कि बिहार में 3.5 करोड़ लगभग 3.5 करोड़ वोटर जो है बिहार की वो महिलाएं ही हैं, वो वुमेन ही हैं। और पिछले चुनाव में लगभग 167 सीट पर महिलाओं ने वोटिंग की थी। 167 सीट पर महिलाओं ने ही वोटिंग की थी। तो अब ये देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार का ये जो 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में देना, क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अब ये क्या फैक्टर रहेगा वो तो अब देखना पड़ेगा, 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा, 14 तारीख को ही पता चल जाएगा। लेकिन ये जो डेटा है इसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और इसको डिकोड कर सकते हैं। अब आगे देखने वाली बात ये है कि ये जो 13% का जो फैक्टर है क्या ये जेनजीज फैक्टर है। क्योंकि बिहार में एक और चीज है कि 18 से 19 एज ग्रुप के जो यूथ है, 18 से जो 19 एज ग्रुप के जो लोग हैं, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो 28% जो है उनका पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है वोटिंग में।
ये लोग 18 से 29 एज ग्रुप के लोग जो है उनका 28% का वोटिंग में एक पार्टिसिपेशन है। अब ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है। अब मैं अगर बात करूं महागठबंधन की, ये तो हम लोग एनडीए का देखा, बिहार में तो मेन नीतीश कुमार ही है जो रूल कर रहे हैं। महागठबंधन का जो मेन चीज रहा है वो तेजस्वी यादव जो रहा है, मेन उनका जो सेंट्रल जो विजन है तेजस्वी यादव का, वो भी यही कहते हैं कि रोजगार ही देना है। इसलिए जो 3 फैक्टर है, वो जितने भी फैक्टर्स बिहार में जो रिवॉल्व करेंगे वो इन्हीं 3 पिलर्स के अराउंड घूमेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, वो इन्हीं तीनों चीजों को टारगेट करेगा और वहां से वोट लेने की कोशिश करेगा। अब जो तीसरा जो फैक्टर आता है जन स्वराज का, ये जो जन स्वराज है, ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। ये जो जन स्वराज है, ये है प्रशांत किशोर की पार्टी, और इन्होंने 238 सीट्स पर लड़ा है इस बार। अब टोटल सीट 243 है, 238 सीट पर जन स्वराज खुद अकेले लड़ रहा है। अब ये जो इसके जो फाउंडर है वो पीके है, प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर को अगर हम समझेंगे तो हमें एक ओवरऑल जो है एक एनालिसिस मिलेगी कि बिहार में कैसे, किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और किस तरह के लोग यहाँ पर हैं। तो बिहार में प्रशांत किशोर का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इस बार के इलेक्शन में हमें देखने को मिला है, जिसमें प्रशांत किशोर के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो प्रशांत किशोर जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में वो चैड में काम कर चुके हैं। चैड में बहुत सालों तक रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीका के चैड में बहुत सालों तक वो रहे हैं, और वहाँ पर वो यूएन हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम करते रहे हैं। वहाँ पर यूएन के हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में यूएन के हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में प्रशांत किशोर चैड में बहुत सालों तक काम उन्होंने कर रखा है। तो और प्रशांत किशोर का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एनडीए में भी। तो एनडीए में 2010-12 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस से जो एग्जाइल कर दिया था, और उस टाइम पे एनडीए का जो नाम बहुत खराब हो रहा था, उस टाइम सारा जो पार्टी को संभालने की और पार्टी को चलाने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रशांत किशोर पर ही आ गई थी 2010-12 में। तो उस टाइम में प्रशांत किशोर ने क्या किया था, एक नए इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने किया था 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन। 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन। तो 3D होलोग्राम प्रोजेक्शन से इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया, और कैंपेनिंग में 2013 की जो कैंपेनिंग थी इलेक्शन की, उसमें मोदी जी को बहुत फायदा हुआ, और मोदी जी को एक गुड गवर्नेंस का फेस भी इन्होंने ही दिया था, वो आइडिया भी इन्हीं का था। लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया था उस टाइम पे, जो मोदी गवर्नमेंट के लिए, जो एनडीए गवर्नमेंट के लिए जो इन्होंने काम किया था, वो ये था कि 26 सिटीज में 53 लोकेशन पर लाइव मोदी जी की स्पीच को इसने चलवाया था प्रशांत किशोर ने, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक के रिकॉर्ड में भी ये दर्ज किया जा चुका है। और 2013 में जो है 2013 में प्रशांत किशोर ने सीएजी का भी फॉर्म किया था, जो कि बाद में जाकर के 2014 में सीएजी को प्रशांत किशोर ने ही डिसॉल्व कर दिया था। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि मोदी गवर्नमेंट का ये कहना था कि इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत किशोर खुद लेना चाहते थे, फिर प्रशांत किशोर ने एनडीए को छोड़ दिया। तो ये जो सीएजी जो था, ये था सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, फॉर्म किया था। तो इसका जो मेन जो काफ़ी अच्छा चीज़ था, क्योंकि ये सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, ये जो प्रशांत किशोर ने फॉर्म किया था, ये उस टाइम की इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें जो मेन विजन था प्रशांत किशोर का, वो ये था कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसमें से जो आईआईटी के जो लड़के हैं, आईआईएम के लड़के हैं, वो भी कैंपेनिंग में आकर के जुड़े, जिससे कैंपेनिंग में एक बूस्ट आ जाए, और जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सपोर्ट मिले। तो ये प्रशांत किशोर का एक आइडिया था। अब हमें देखना है ये सारी चीज़ें हुई है, आज तक हो रही है। अब फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है वो तो हो चुका है। अब अगला जो सेकंड फेज है वो 11 तारीख को है। अब इसमें आगे क्या होता है वो हम अपने अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।
और आपका कुछ भी पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और इसमें डिसाइडिंग रोल क्या हो सकता है, कौन कौन से पिलर्स और हो सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप करें।